नमस्कार। आवाज इंडिया के खास कार्यक्रम चर्चाए बजट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और बजट पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शुद्धोधन आहिर जी, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आम जनता के बीच बजट के बारे में जानकारी देते हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। इस सरकार की बजट से लोगों में क्या उम्मीदें हैं और सरकार के लिए क्या चुनौतियां हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे आहिर जी से। सबसे पहले हम आपको बता दें कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे ज्यादा बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, लेकिन पिछले तिमाही में ये नीचे आई है। अगर हम बात करें जीडीपी की, तो 7वीं सदी से ऊपर जीडीपी रखते हुए महंगाई दर को कंट्रोल में रख पाना एक बड़ी चुनौती होगी। तो चलिए आहिर जी से सबसे पहले हम सवाल करेंगे। आहिर जी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के लिए ये बजट कितना चुनौती भरा रहेगा? कौन कौन सी चुनौतियां होंगी उनके सामने? नमस्ते। सबसे पहले आवाज़ इंडिया चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस उपेक्षित विषय के लिए उन्होंने समय निकाला है और लोगों को जागृति करने के लिए अपना जो बेड़ा है उसको आगे ले जाने की प्रयास चल रहा है। तो बजट जो होता है, सबसे पहले हम समझ लेंगे कि बजट क्या है। सीधी भाषा में अगर कहा जाए तो बजट का मतलब ऐसा है कि देश की सैलरी, जैसा हमारे घर में हर महीने में एक सैलरी आती है, वैसी देश की सैलरी हर साल में होती है 12 महीने के बाद। तो ये सैलरी से देश के लोगों को, देश के नागरिकों को, आम जनता को क्या मिलने वाला है, इसका एक लेखा जोखा, इसका एक अंदाज़ा हमें बजट के ज़रिए मिलता है। इसलिए बजट का आम जनता के लिए बहुत ही महत्व है। हम देखते हैं कि आने वाला बजट जो है, ये साल का 2025-26 का, वो 1 फरवरी 2025 को पेश होने जा रहा है। ये बजट पेश करने के लिए जो हमारे देश की मौजूदा आर्थिक हालात है, उसके ऊपर ज़रा थोड़ा नज़र डालना पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि हमारे देश के मौजूदा हालात में, आर्थिक हालात में महंगाई का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जिसका बजट के ऊपर असर हो सकता है। दूसरा मुद्दा हम देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है, बेरोजगारी जो है, उसका बहुत बुरा असर हुआ है। सामान्य जो युवा है, वो बेरोजगार, महंगाई से और बेरोजगारी से बहुत उनको मार पड़ रही है। तीसरा मुद्दा यह है कि जो हमारी जीडीपी की दर है, उसमें गिरावट आ रही है। इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी के ऊपर एक बुरा असर हो रहा है। हमारा सेविंग इन्वेस्टमेंट गैप जो है, वो भी कम हो रहा है। और उसके साथ साथ अभी यूएसए में जो ट्रंप आए हैं, चुन के आए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, उनके जो पॉलिसीज़ है, उसका भी हमारे देश के बजट के ऊपर असर होने वाला है। ऐसे ये कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जिसका बजट के ऊपर असर होने वाला है। अगर हम बात करें दुनिया की, तो दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो तेजी से ऊपर बढ़ रही है। ऐसे में क्या सरकार की अपनी प्राथमिकताएं जो होंगी, क्या वो बदलने की हिम्मत जुटा सकता है? देखिए, क्या है कि हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की एक तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम ये देख रहे हैं पिछले कई सालों से कि देश की अर्थव्यवस्था का आकार तो बढ़ रहा है, उसका वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, लेकिन सामान्य भारतीयों का जो उत्पन्न है, जो इनकम है, उनमें कुछ खास बढ़ोतरी नहीं हो रही। इसकी वजह से क्या है कि अर्थव्यवस्था का सिर्फ आकार बढ़ने से देश में आर्थिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या आर्थिक स्थैर्य नहीं आता है। वो आर्थिक स्थैर्य आने के लिए कॉमन आदमी के जो उत्पन्न है, उनका इनकम है, इसमें बढ़ोतरी होना बहुत ज़रूरी है। इस मामले में हम बहुत बहुत पीछे हैं। इसलिए हमें ये देखना पड़ेगा कि देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था जिस ढंग से बढ़ रही है, उसके साथ साथ अगर लोगों की आर्थिक व्यवस्था भी बढ़ जाए, लोगों का इनकम भी बढ़ जाएगा, तो ये अर्थव्यवस्था का जो इंजन है वो बहुत अच्छी तरह से आगे चला जाएगा। वरना ये बस एक
मुश्किल की बात हो जाएगी कि अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ रहा है लेकिन लोगों की ज़िंदगी में उसका कुछ असर नहीं हो रहा है। ये अच्छी बात नहीं रहेगी। बिल्कुल, अब बहुत सारे सेक्टर हैं जिन पर सरकार काम करना चाहती है, चाहे मोदी जी हों, चाहे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हों। अगर हम हेल्थ सेक्टर को देखते हैं, तो क्या बजट से उम्मीद होनी चाहिए हेल्थ सेक्टर को? हेल्थ सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि जो आम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी हम बीमार होते हैं तो हर आदमी चाहता है कि मेरी बीमारी जल्दी से जल्दी दूर हो जाए और मुझे अच्छी तरह से बीमारी दूर करने के लिए अवसर प्राप्त हो। मेरी बीमारी के ऊपर अच्छी तरह से इलाज हो जाए, महंगे से महंगे इलाज हो जाए। लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारे देश का जो हेल्थ सेक्टर है उसके लिए हमारे देश में बहुत ही कम प्रावधान किया जाता है और इस कम प्रावधान की वजह से लोगों की जो हेल्थ सेक्टर से उम्मीदें हैं वो काफ़ी बढ़ गई है। सीधी बात अगर करें, एक मामूली एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो मुंबई जैसा शहर जो है, मुंबई जैसे शहर में जो बड़े बड़े अस्पताल है जिन्होंने कोरोना में अच्छी तरह से काम किया है वो सारे सरकारी अस्पताल है। आप जजे अस्पताल ले लो, आप केएम अस्पताल ले लो, सायन अस्पताल ले लो, सायन हॉस्पिटल है, जेजे हॉस्पिटल है, जीटी हॉस्पिटल है, नायर हॉस्पिटल है, वाड़ी हॉस्पिटल है। ये जो सारे गवर्नमेंट के अस्पताल है जो अंग्रेज़ों के ज़माने से बने हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से लोगों की सेवा की है और आज भी सेवा कर रहे हैं। लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उधर अवस्था ऐसी है कि आप कुछ उधर डिपॉजिट भर दो, डिपॉजिट भरने के बाद आपके ऊपर इलाज किया जाता है। और ये भी बहुत बार ऐसा भी होता है कि इलाज जो होता है वो सही होता है कि गलत होता है, इसके बारे में भी कोई ज़्यादा जानकारी पेशेंट लोगों को नहीं दी जाती। और बस प्राइवेट अस्पताल वाले तो हमारा उनकी किटी जो है, उनकी ट्रेजरी जो है उसको भरने का प्रयास करते हैं और आम लोगों को ये बात बहुत मुश्किल हो जाती है कि अगर बीमार हो जाए तो 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया डिपॉजिट भर के अस्पताल में जाए। तो हम बजट में ये चाहेंगे कि बजट के ऊपर जो सरकारी प्रावधान है, जो जो निधि सरकार आवंटित करती है उसमें बहुत अच्छी तरह से बढ़ोतरी हो जाए। आज की तारीख में हम देखते हैं कि कुछ करीबन 2-2.5% के 2% के आसपास गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर के लिए अलॉटमेंट करती है। अभी 140 करोड़ के देश में सिर्फ 1 लाख करोड़ के आसपास अगर हम हेल्थ सेक्टर में हेल्थ सेक्टर के लिए प्रावधान करेंगे तो इससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो प्रावधान होता है उसमें से ज़्यादातर प्रावधान हेल्थ सेक्टर के जो सैलरीज़ है या जो वहाँ के बिल्डिंग्स का जो मेंटेनेंस है उसके लिए जाता है। नए अस्पताल खुलवाना, नया रिक्रूटमेंट करना, इसके लिए गवर्नमेंट के पास कुछ पैसा नहीं है। इतने कम पैसे में ये बातें नहीं हो सकती। इसलिए अगर हम हेल्थ सेक्टर के लिए जीडीपी के 6% इतना प्रावधान अगर हम करते हैं तो हेल्थ सेक्टर को बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी और आम लोगों को नए अस्पताल बनेंगे, नया रिक्रूटमेंट हो जाएगा और इसके ज़रिए उनकी तबीयत का, उनके हेल्थ सेक्टर का अच्छी तरह से उनका संरक्षण हो जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आयर जी, क्योंकि स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी चीज़ है और अगर हमारा स्वास्थ्य सही है तो सारा कुछ सही है। यहाँ पर हम लेंगे चर्चाएं बजट में एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए आवाज़ इंडिया के साथ। आप लोग लोगों के लिए गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाते हैं, आपको क्या लगता है उन्हें किस तरह की हेल्थ की ज़रूरत है जिसमें मदद मिले सरकार की तरफ से? हमारे भारत के नॉर्थ ईस्ट के दिशा में एक छोटा सा देश है जिसका नाम है भूटान। भूटान में जो कॉमन लोग हैं, आम नागरिक है भूटान के, उनके लिए वहाँ के सरकार ने फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट रखी हुई है।
चर्चाएं बजट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे गेस्ट शुद्धोदन आहिर जी, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं बजट को लेकर। हमारा ब्रेक पे जाने से पहले टॉपिक चल रहा था हेल्थ सेक्टर को लेकर, इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। आहिर जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप लोगों के लिए गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाते हैं, आपको क्या लगता है उन्हें किस तरह की हेल्थ की ज़रूरत है जिसमें मदद मिले सरकार की तरफ से? बहुत ही अच्छा सवाल है। हमारे भारत के नॉर्थ ईस्ट के दिशा में एक छोटा सा देश है जिसका नाम है भूटान। भूटान में जो कॉमन लोग हैं, आम नागरिक है भूटान के, उनके लिए वहाँ के सरकार ने फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट रखी हुई है। मतलब भूटान में कोई भी अगर बीमार होता है तो सीधा गवर्नमेंट अस्पताल में जाता है। वहाँ के सारे अस्पताल गवर्नमेंट के हैं, वहाँ जाता है, वहाँ ट्रीटमेंट लेता है और ट्रीटमेंट लेने के बाद बगैर कोई पैसा दिए घर में वापस आ जाता है। अस्पताल में वहाँ उसका सारा इलाज किया जाता है, उसको सारी दवाइयाँ दी जाती है, अगर हो सके तो उसका ऑपरेशन भी किया जाता है और उसके लिए उसको कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ता है। ये भूटान जैसे छोटे से देश में हो रहा है। तो मेरे एक दोस्त थे, अभी वो नहीं है, हरिनरके जी, वो भूटान में गए थे। एक ट्रिप निकाल के गए थे वहाँ। तो वहाँ उनके दोस्त बीमार हो गए। तो उन्होंने दोस्त को एडमिट कर लिया। 2-4 दिन एडमिट करने के बाद जब दोस्त को रिलीज़ करने की बात आ गई, तो जब गए तो उन्होंने पॉकेट में हाथ डाला और बोले कि डॉक्टर साहब बिल कितना हुआ? तो डॉक्टर बोले कि व्हाट इज़ बिल? तो उन्होंने बताया कि हाँ, पेशेंट है, उसका ट्रीटमेंट है, उसका कुछ बिल देना पड़ेगा, एक्सपेंसेस। तो उसने बोला कि इन भूटान देयर इज़ फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट। तो उन्होंने बोला कि हम तो भूटान के नागरिक नहीं है, हम तो बाहर के हैं, इंडिया से है। वो बोले कि आप तो भगवान बुद्ध के देश से आए हैं और भूटान में जो टूरिस्ट होते हैं उनके लिए भी फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है एक सामाजिक कार्यकर्ता के हिसाब से, अगर भूटान जैसा छोटा सा देश उनके नागरिकों के लिए और टूरिस्ट के लिए भी फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट दे सकता है, फ्री हेल्थ केयर दे सकता है, तो भारत जैसा इतना बड़ा देश ये क्यों नहीं कर सकता? आम लोगों की यही उम्मीद है। मैंने ऐसे कई घर देखे, मैंने ऐसे कई महिलाएं देखी है कि जब मंथ एंड आता है तो उनके पास खर्चा करने के लिए कुछ 100-200 रुपया बच जाते हैं। और बीमार जब हो जाती है तो वो इलाज के लिए किसी डॉक्टर के पास जाती नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ तो उसको ये बचे हुए 100-200 रुपये देने अगर पड़ते हैं तो मैं फिर मेरे बच्चों को क्या खिलाऊंगी? तो इसलिए वो जो भी कुछ बीमारी है वो बीमारी को सही लेती है और सोचती है कि हाँ, जब मेरे पति का पेमेंट हो जाएगा तब मैं इलाज के लिए दवाखाने में जाऊंगी। तब तक क्या हो जाता है कि जो बीमारी उसकी 100 रुपये में अच्छी होने वाली थी वो तब तक 1000-1500 रुपये तक बढ़ी जाती है। तो ये जो मामला है, ये मामला अगर हमें रुको, एक कॉमन आदमी की बात बोल रहा हूँ मैं ऐसे आदमी की बात नहीं बोल रहा हूँ कि जो जिसके पास मेडिक्लेम है और वो जाता है कहीं भी मेडिक्लेम के लेकर इलाज करके बाहर जाता है। ऐसे लोग भी बहुत कम हैं। लेकिन जो कॉमन आदमी है उसको ये विश्वास होना चाहिए कि अगर मैं बीमार होता हूँ तो मैं किसी भी अस्पताल में जाऊँगा, मेरा इलाज करवाऊँगा और वहाँ से अच्छी तरह से होकर वापस आ जाऊँगा। अगर ये गवर्नमेंट इस तरह से कुछ स्टेप्स लेती है, इस तरह से कुछ इलाज करती है, तो मेरे ख्याल से आम आदमी के लिए बहुत बड़ी राहत हो जाएगी। जी बिल्कुल। मोदी जी का नाम बहुत हो रहा है, मोदी जी काफ़ी कुछ कर रहे हैं देश के लिए, गरीबों के लिए, रोज़गार, महिला, हर सब्जेक्ट पे वो काम कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि जो आप भूटान की बात कर रहे हैं, क्या आने वाले सालों में, बहुत जल्दी तो नहीं कहूँगी, बट क्या आने वाले सालों में ऐसा कुछ भारत में हो सकता है? आपको लग रहा है जिस तरह की नीतियाँ चल रही हैं भारत में? जो नीतियों की जो दिशा अभी देख रहे हैं उससे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हमारे देश के हेल्थ पॉलिसी में ऐसा प्रावधान किया गया है कि लोगों को इंश्योरेंस लेकर हेल्थ सर्विस का फ़ायदा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा इंश्योरेंस कंपनियों को हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसा होने की वजह गवर्नमेंट ही हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करे अच्छी तरह से और आदमी को फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट दे दे। भले उसके लिए कुछ समय लग सकता है, 5 नहीं तो 10 साल ले ले,
लेकिन अगर धीरे धीरे इस दिशा में हम आगे बढ़ते हैं तो ये बात हो सकती है। लेकिन अभी उसके लिए जैसा कि मैंने पहले कहा कि आपको हेल्थ सेक्टर में अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सरकारी अस्पतालों की संख्या बढ़ानी चाहिए, वहाँ की जो दवाइयाँ वहाँ उपलब्ध करनी चाहिए। अगर वैसा होता है तो शायद ये बात आगे हो सकती है। या हम बोल सकते हैं कि जैसा हेल्थ केयर में एक आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस नाम की एक बात आती है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस का मतलब ऐसा है कि जो बीमार आदमी है वो अपनी तरफ से कितना खर्चा करता है हेल्थ केयर के लिए। तो भारत में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस जो है इट यूज टू बी मोर देन 60%, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो अगर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस अगर 60% के ऊपर रहता है तो कॉमन आदमी के लिए हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ही महंगी हो जाती है, अनअफोर्डेबल हो जाती है। इस परिस्थिति में आदमी के पास क्या उपाय रहता है कि एक तो वो जो हेल्थ केयर सिस्टम उसको अफोर्ड होती नहीं उसको छोड़ के अपने घर में रहे या घर में ही अपनी जान छोड़ दे। तो ये भारत के लिए अच्छी बात नहीं रहेगी। चलिए, हेल्थ सेक्टर के बाद हम बात करते हैं एजुकेशन की। तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या लंबे समय से लगा हुआ कैप हटेगा? और क्या हम ये कह सकते हैं कि सरकार 5+ के लेवल तक जाने की हिम्मत दिखा पाएगी? दिखानी तो चाहिए। जैसा कि हम कहते हैं कि हमारे महाराष्ट्र में एक कहावत है, मराठी में उसको कहते हैं कि शिक्षण हे वाघिणीचं दूध आहे, जो जो पीतो तो गुरगुरल्याशिवाय राहत नाही। इसका मतलब ऐसा है कि जो शेरनी का जो दूध होता है वो शिक्षा है, और जो भी ये शेरनी का दूध पिएगा वो शेर जैसा दहाड़ेगा। तो हमारे देश में शिक्षा के जो हालत रहे हैं वो ऐसे है कि हमारा शिक्षा का एक्सपेंसेस कभी भी 2.5% के ऊपर नहीं गया है अभी तक बजट के। तो उससे क्या हो जाता है कि शिक्षा महंगी हो रही है। मैं आपको एक सीधी सीधी बात बता दूं कि यूएसए जो है अमेरिका, इसका पॉपुलेशन है 34 करोड़ बाय अराउंड। 34 करोड़ के अमेरिका में 5,300 यूनिवर्सिटीज़ है, और हमारा देश जिसकी आबादी 140 करोड़ से ऊपर है, हमारे देश में यूनिवर्सिटी की संख्या कितनी है? बस 1070 या 1100 ज़्यादा से ज़्यादा। तो अमेरिका के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो हमारे देश में कम से कम और 20,000 यूनिवर्सिटीज़ की ज़रूरत है। और भी तो 20,000 यूनिवर्सिटीज़ अगर हमारे देश में और बनती है तो कितना बड़ा असर एजुकेशन के ऊपर होगा, आप सोचिए। आज भी हमारे देश में ऐसे कई इलाके हैं कि जहाँ के बच्चे कभी स्कूल में जाते नहीं, स्कूल का उन्होंने मुंह तक देखा नहीं है। तो ऐसे बच्चों से हम क्या उम्मीद करेंगे कि वो देश की प्रगति के लिए कुछ अपना योगदान दे दे? हम देखते हैं कि जो बच्चे स्कूल में आते हैं उनमें ड्रॉप आउट रेट बहुत बड़ा है। वो बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं कुछ कारणों की वजह से। वो कुछ बच्चे 5वीं कक्षा में छोड़ देते हैं, कुछ 7वीं में, 8वीं में, या एसएससी लेवल के ऊपर बच्चों का स्कूल छोड़ने का रेशियो बहुत ज़्यादा है। तो उसके क्या कारण है? गरीबी की वजह से एक तो बच्चे स्कूल में आते नहीं, दूसरा कारण ये है कि जो स्कूल में आते हैं उनको वहाँ अगर ठीक से फैसिलिटीज़ मिल जाए, उनको वहाँ ठीक से वातावरण मिल जाए पढ़ाई का, तो वो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हमारे देश की अवस्था ऐसी है कि हमारे देश के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है शिक्षा का, वो बहुत ही पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है। इतना पुअर है कि बहुत सारे बच्चों को वहाँ ठीक से रहने के लिए वहाँ स्कूल के इमारतें ठीक से नहीं है, बहुत सारे जगह पे ब्लैक बोर्ड्स नहीं है, बहुत सारे जगह पे टीचर्स नहीं है, और अगर ऐसे बहुत सारी जगह पे आप देखें तो टॉयलेट और शौचालय भी नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में बच्चे वहाँ जाकर पढ़ेंगे कैसे? तो ऐसे हालात में हमें ये देखना पड़ेगा कि शिक्षा का प्रावधान अगर जीडीपी के 6% तक हो जाएगा, जैसा कि हम सोच रहे हैं कि हमारे देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ हमें जाना है, तो 5 ट्रिलियन के आप सोचो कि 6% कितने होंगे? 5 ट्रिलियन के 6% अगर हम 30 लाख करोड़ भी मान लेते हैं
तो अकेले शिक्षा के लिए हमें 30 लाख करोड़ का प्रावधान करना पड़ेगा। जीडीपी के 6%, 6% ऑफ द जीडीपी, नॉट 6% ऑफ द बजट। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। आज तो हम बजट का 2-2.5% प्रतिशत तक हम जाते हैं। तो इससे शिक्षा की हमारी समस्या बहुत ही गहरी हो गई है। इतनी असर नाम की जो संस्था है उसका जो रिपोर्ट आया है, वो रिपोर्ट ऐसा बताता है कि हमारे देश के जो बच्चे हैं उन बच्चों को डिवीज़न आती नहीं, उन बच्चों को मल्टीप्लिकेशन आता नहीं, उन बच्चों को ठीक से पढ़ने को भी आता नहीं। तो ऐसे बच्चे जिनको ठीक से पढ़ने को आता नहीं, डिवीज़न आता नहीं, मल्टीप्लिकेशन आता नहीं, वो दुनिया के कंपटीशन में किस तरह से टिक पाएंगे, किस तरह से आगे बढ़ेंगे? और इन बच्चों का नुकसान करके हम हमारे देश का नुकसान कर रहे हैं। इससे क्या हो जाएगा, आने वाले 20 साल में, 25 साल में, 30 साल में इन बच्चों के ऊपर जो राज करेंगे, जापान के बच्चे, चाइना के बच्चे, जर्मनी के, यूरोप के, अमेरिका के बच्चे, जिनके ऊपर शिक्षा का 6% एक्सपेंसेस होता है जीडीपी का, उन बच्चों को मल्टीप्लिकेशन आता है, डिवीज़न आता है, वो अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, उनका लॉजिक अच्छा डेवलप होता है। ये बच्चे दुनिया पे राज करेंगे और हमारे बच्चे उनके हाथ के नीचे रहेंगे। क्या यह हमारे देश के लिए अच्छी बात है? हम बोलते कि हमारा देश बहुत आध्यात्मिक देश है, बहुत बड़े बड़े महापुरुषों का देश है, बहुत भगवानों का, ऋषि मुनियों का देश है। अच्छी बात है, लेकिन इस देश के बच्चे अगर दुनिया में पीछे रहते हैं तो ये हमारे महामानवों का, हमारे महापुरुषों का, हमारे भगवानों का, हमारे ऋषि मुनियों का अपमान है। इस ढंग से अगर हम इसको देखते हैं और शिक्षा का बजट बढ़ाते हैं जीडीपी के 6% तक, तो शायद आने वाले समय में हम शिक्षा में बहुत अच्छी तरह से आगे जाएंगे। सोचो, ये ऐसा देश है कि जहाँ एक समय में दुनिया भर से बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। ये नालंदा का देश है। आपको मालूम है, नालंदा में चाइना से लोग आते थे, बहुत सारे देश से लोग आते थे पढ़ने के लिए। तो ऐसे देश में अगर बच्चों को पढ़ने के लिए ठीक से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक से पैसा गवर्नमेंट आवंटित नहीं करती है, तो ये हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा के लिए कम से कम जीडीपी का 6% हिस्सा आवंटित होना चाहिए। जी। आहिर जी, बहुत ही अच्छे और सरल भाषा में आपने स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर ये जानकारी दी है और ज़रूर हमारे दर्शकों को समझने में बड़ी आसानी होगी, कम से कम इन 2 टॉपिक को जिन पर हमने आज बात की है। और अगले पॉडकास्ट में हम मध्यम वर्गीय लोगों को, टैक्स पेयर को क्या कुछ रियायतें मिल सकती हैं, इस पर बात करेंगे और साथ ही इसकी उम्मीद और सरकार को जो भेजी गई सिफ़ारिशें हैं, उस पर भी हम आपसे बातचीत करेंगे। आहिर जी, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे दर्शकों को बजट के बारे में जो कुछ आपने बताया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी और अहिर जी हमारे साथ होंगे और कुछ दूसरे बजट से ही संबंधित मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल चर्चाएं बजट में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज़ इंडिया।